नमस्कार, आप देख रहे हैं बोली भारत और मैं हूं शांता सिंह। जिन्होंने अपनी 45 साल की उम्र में 100 से ज्यादा युद्ध लड़े, जिन्होंने अपने बदन पर 80 से ज्यादा घावों के बावजूद कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, जिन्होंने इब्राहिम लोदी से लेकर बाबर तक को हराया, जिनकी एक आंख लड़ाई में खराब हो गई, एक हाथ बेकार हो गया, एक पैर ठीक से काम नहीं करता था, फिर भी अपने आत्मसम्मान, अपनी स्वतंत्रता, अपने मेवाड़ की हिफाजत और आजादी के लिए जिन्होंने अपनी आखिरी सांसों तक युद्ध भूमि को ही आशियाना बनाए रखा, जो एक साथ कई राजाओं के अधिपति थे, वो मेवाड़ के चमकते हुए नक्षत्र, वो राणा संग्राम सिंह, जिन्हें दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है, क्या वो गद्दार थे, जैसा कि अखिलेश यादव की पार्टी के एक सांसद ने राज्यसभा में कह दिया। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। आज हम आपको इतिहास के उन तंगलियों में ले चलेंगे जहां हिंदुस्तानी की वीरता को बेहद संकरा कर दिया जाता है। हम बताएंगे कि बाबर के हिंदुस्तान आने में क्या राणा सांगा की कोई भूमिका थी, लेकिन उससे पहले एक नजर राणा सांगा के व्यक्तित्व पर डाल लीजिए। मेवाड़ पर 1473 से 1508 तक राणा रायमल का शासन रहा। उनके 3 बेटे थे, बड़े बेटे पृथ्वीराज, दूसरे बेटे जयमल और तीसरे बेटे संग्राम सिंह। संग्राम सिंह का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। 1508 में मेवाड़ पर शासन के लिए पृथ्वीराज ने विद्रोह कर दिया, लेकिन पृथ्वीराज की तुलना में संग्राम सिंह ज्यादा हिम्मती, दिलेर और युद्ध नीति में पारंगत थे। पृथ्वीराज को हमेशा ये डर सताता था कि प्रजा में लोकप्रिय संग्राम सिंह कहीं राजसत्ता की जंग में बाजी न मार ले। कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने अपने छोटे भाई संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा को एक आंख से अंधा कर दिया था। तब राणा ने चित्तौड़ छोड़कर अजमेर में शरण ली थी, लेकिन कुछ समय बाद ही पृथ्वीराज की मौत हो गई और दूसरे बेटे जयमल सक्षम नहीं थे, तो खुद राणा रायमल ने अपने तीसरे बेटे राणा सांगा को मेवाड़ की बागडोर सौंप दी। तब राणा की उम्र 26 साल थी। राणा सांगा के राजा बनने के साथ ही मेवाड़ राजवंश की वो परंपरा भी टूट गई कि कोई दिव्यांग व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। राणा सांगा ने गद्दी पर बैठते ही मेवाड़ की समृद्धि और सुरक्षा के लिए जहां मजबूत किलेबंदी की, वहीं सेना को मजबूत बनाया और दूसरे राजाओं के साथ दोस्ती का रास्ता अख्तियार किया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस बाबर से युद्ध के लिए राणा सांगा को जाना जाता है, उस बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में न सिर्फ राणा सांगा की वीरता का वर्णन है, बल्कि उन्हें अपने समय के सबसे महान राजा की उपाधि भी दी गई है। जब राणा सांगा मेवाड़ के राजा बने, तब दिल्ली पर लोधी वंश के इब्राहिम लोधी का राज था। अब असल सवाल पर आते हैं कि क्या राणा सांगा ने ही पिता की तरफ से तैमूर और मां की तरफ से चंगेज खान के वंशज बाबर को भारत बुलाया था? पहली बात तो यह है कि बाबर जब हिंदुस्तान आया, तब तक राणा सांगा अपनी शासन व्यवस्था को दुरुस्त कर चुके थे, बल्कि दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी को हरा भी चुके थे। राजपुताना के इतिहास पर काम करने वाले ब्रिटिश सैनिक और इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि महाराणा सांगा के पास 80,000 घुड़सवार सैनिक, 500 हाथी और करीब 2 लाख पैदल सैनिक थे। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी को हराने से पहले राणा सांगा मालवा और गुजरात के सुल्तानों को पराजय का स्वाद चखा चुके थे, बल्कि 1305 ईस्वी में परमार वंश के पतन के 200 साल से भी ज्यादा समय बाद मालवा पर किसी राजपूत शासक का राज्य हुआ था। उनका साम्राज्य आगरा से लेकर गुजरात तक फैला था। ग्वालियर, अजमेर, सीकरी, रायसेन, कालकी, चंदेरी, बूंदी, गगरौन, रामपुरा और आबू के राजाओं के अधिपति यानी कि राजाओं के राजा के रूप में राणा सांगा स्थापित हो चुके थे।
उनके पराक्रम का असर ये था कि खतौली के युद्ध में 1517 में उन्होंने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी को हराया था, जिसके बाद इब्राहिम लोधी वापस दिल्ली लौट गया। इसके बाद राणा सांगा ने 1518-1519 में धौलपुर पर फतह पाई तो रणथंभौर को भी जीता। उसी तरह उन्होंने मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को भी हराया था, लेकिन खिलजी को हराने के बाद भी अपनी उदारता की नीति के कारण उन्होंने खिलजी को छोड़ दिया। 1520 में इंदौर के निजाम खान को हराया और अहमदाबाद की तरफ कूच किया। लगातार युद्ध जीतने वाले राणा सांगा भला किसी बाबर को क्यों बुलाते, लेकिन ये बात भी सही है कि बाबर बुलाया तो गया ही था। तो सवाल ये है कि बाबर को किसने बुलाया, कौन था या कौन थे वो गद्दार जिन्होंने बाबर को बुलाया। 1517 में अपने पिता सिकंदर खान लोधी की मौत के बाद इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना। वो दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान साबित हुआ। इब्राहिम लोधी एक घमंडी और क्रूर शासक था। उसके घमंड को खतौली के मैदान में तोड़ा था राणा सांगा ने, जिसके बाद वो भागकर वापस दिल्ली आ गया था। लेकिन उसके तमाम करीबी ही उससे त्रस्त थे, परेशान थे और वो लोग इब्राहिम लोधी से मुक्ति पाना चाहते थे। इब्राहिम लोधी के खिलाफ बाबर को बुलाने में 3 लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी। एक तो पंजाब के गवर्नर दौलत खान, दूसरे इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी और तीसरे भी इब्राहिम लोधी के चाचा ही थे अलाउद्दीन लोधी। इन सबको पता था कि 1503 से ही बाबर हिंदुस्तान पर हमला करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो बार बार नाकाम हो जाता था। 1519 में उसने एक बार फिर से जोर लगाया था, लेकिन उसे असफलता ही मिली। लेकिन इब्राहिम लोधी के परिजन उससे इस कदर त्रस्त हो गए थे कि वो उसे हटाने और मार डालने के लिए किसी बाबर की तलाश में थे। यहाँ तक कि इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी बाबर के दरबार में भी गया था और उसे बताया था कि कैसे राणा सांगा से युद्ध में हारने के बाद इब्राहिम लोधी की हालत बहुत खराब थी। दिल्ली की हालत अस्त व्यस्त है और बाबर अब की बार जोर लगाएंगे तो दिल्ली के बादशाह बाबर ही होंगे। बाबर तो मौके की तलाश में था ही। आखिरकार 1526 में वो दिल्ली की ओर कूच कर गया। जब ये जानकारी इब्राहिम लोधी को मिली तो वो अपनी सेना लेकर आगे की तरफ बढ़ा। आखिरकार हरियाणा के पानीपत में बाबर और लोधी की सेना आमने सामने थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली पर मुगल सल्तनत की स्थापना की। मध्यकालीन भारत पर काम करने वाले स्कॉटलैंड के इतिहासकार विलियम एस्किन ने लिखा है कि राणा सांगा की सैनिक ताकत को देखकर बाबर अचंभित रह गया था। हमने पहले ही चर्चा की थी कि बाबर पिता की तरफ से तैमूर की 5वीं पीढ़ी से आता था और मां की तरफ से चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी से। लेकिन जहां तैमूर लंग या चंगेज खान ने भारत में आने के बाद सिर्फ कत्लेआम और लूटपाट की थी और फिर वापस लौट गए थे, वहीं बाबर ने यहीं पर रहने और बसने का मन बना लिया था। इसलिए दिल्ली विजय के बाद उसने आगरा का रुख किया। धीरे धीरे वो आगरा से भी आगे बढ़ने लगा। आखिरकार भरतपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर बयाना के मैदान में राणा सांगा की सेना से बाबर की सेना की भिड़ंत हुई। 21 फरवरी 1527 को इस भीषण जंग में मुगलों की जबरदस्त हार हुई और बाबर को पीछे हटना पड़ा। राणा सांगा ने इस युद्ध में बाबर को हराया था, उस बाबर को जिसने दिल्ली के ताकतवर सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया और मार डाला था। उस युद्ध में हार के बाद ही बाबर ने शराब से तौबा कर ली। ये उसकी रणनीति का हिस्सा था। उसने बयाना में ही एक मस्जिद बनवाई। उस जगह पर उसने शराब से तौबा की थी और इसलिए उस मस्जिद का नाम तौबा मस्जिद है। दरअसल शराब को हराम बताकर बाबर अपनी रणनीति बदल रहा था। वो बयाना की हार के बाद दिल्ली पहुंचा तो शांत नहीं बैठा, बल्कि दिल्ली लौटने के बाद उसने अपनी रणनीति बदली। उसने अपनी सेना के मजहबी जज्बातों को उभारा, उन्हें भावनात्मक रूप से भड़काया और राजपूतों को काफिर के रूप में पेश किया और इस आधार पर बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ अपनी सेना तैयार की। आखिरकार 16 मार्च 1527 को आगरा के पास खानवा में राणा सांगा और बाबर की सेना में भिड़ंत हुई। हालांकि उस युद्ध में राणा सांगा के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे, जबकि मुगलों की सेना करीब 80,000 की ही थी। लेकिन बाबर की सेना के पास सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके पास बारूद और तोप थी। इतिहासकारों का मानना है कि अगर बाबर के पास तोप और बारूद नहीं होते तो खानवा के युद्ध का नतीजा कुछ और ही होता। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जिसे भारत के लोग तब तक नहीं जानते थे, और वो था बाबर के पास गोले और बारूद का जखीरा। उस युद्ध में बाबर
जीत गया और उसके बाद एक बार जो मुगल सल्तनत स्थापित हुई वो करीब 300 सालों तक चलती रही। हालांकि इतिहास बदल भी सकता था। राणा सांगा उस युद्ध में बुरी तरह से घायल हुए थे, लेकिन हर बार मौत को चकमा देकर वो वापस लौट आते थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ और 30 जनवरी 1528 को कालपी में उनकी मृत्यु हो गई। कई इतिहासकारों का मानना है कि राणा सांगा की मौत जहर देने के कारण हुई। राणा सांगा ने 1508 से 1527 के बीच 19 साल के दरमियान 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक खानवा के युद्ध को छोड़कर उन्हें कभी भी हार नहीं मिली। लेकिन वो अंतिम हार ही भारतीय शासन व्यवस्था पर भारी पड़ गई। वो हार ही भारत में गुलामी की बुनियाद बन गई। लेकिन इससे राणा सांगा की वीरता और साहस पर कोई सवाल नहीं उठता। ना ही किसी सिरफिरे को ये कहने का हक मिल जाता है कि वो गद्दार थे। बोले भारत के इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।